Hello students. So we meet again for discussing on the subject of business statistics and analytics from MBA first semester, and right now we are going to talk about the topic from unit 3 regression analysis. Unit 3 में दो important topics हैं, correlation analysis और regression analysis, और उसमें से correlation आप अभी तक देख चुके होंगे, regression analysis के बारे में हम लोग बात करेंगे. Now the topics of unit 3 are slightly different from the topics of other units. अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा है उससे यहाँ पर जो डिफरेंस है, पहली बार कोरिलेशन और रिग्रेशन में हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल से डील करते हैं. जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी हैं, चाहे आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा हो, चाहे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो, चाहे स्क्यूनेस कर्टोसिस है, चाहे टाइम सीरीज़ की बात करें, इंडिसेस की बात करें, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल वेरिएबल ओनली. बट हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोरिलेशन एंड देन इन रिग्रेशन you talk about more than one variable. नॉर्मली दो वेरिएबल्स होंगे, हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा देखते हैं यहाँ पर तो देखेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है. तो कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझते हैं. रिग्रेशन एक उससे आगे जा कर के क्या यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें मालूम है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है और उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की वैल्यू मिसिंग है या नहीं मालूम है, तो उस केस में उसकी वैल्यू कैसे पता की जाएगी, ये रिग्रेशन है. सिंपल. तो मतलब ये है कि हम यहाँ पर कुछ एस्टिमेशंस निकालने की, अगर कुछ एस्टिमेट करनी है, वैल्यू पता करनी है, जाननी है, अंदाज़ा लगाना है, तो उसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ किया जाता है. एक्चुअली रिग्रेस करने का मतलब होता है पीछे जाना. द डिक्शनरी मीनिंग एज मेंशन्ड हियर ऑफ द वर्ड रिग्रेशन इज स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक. तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिग्रेशन इम्प्लाइज गोइंग बैक और रिटर्निंग टुवर्ड्स मीन. मीन की तरफ वैल्यूज़ अगर रिटर्न हो रही हैं, वैल्यूज़ जो भी हैं वो अगर कुछ टाइम के हिसाब से मान लिया आपने डेटा लिया हुआ है, तो जो भी कुछ मीन है, अगर वैल्यूज़ मीन की तरफ जाने की उनकी टेंडेंसी है, मीन को ही अप्रोच करने की टेंडेंसी है, तो वो मतलब हुआ रिग्रेशन का. और एक्चुअली मीन सेंट्रल वैल्यू है तो उसको अप्रोच वैल्यूज़ करेंगी ही करेंगी. रिग्रेशन लाइन्स स्टडी द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज एंड थ्रो लाइट ऑन देयर कोवेरियंस. कोवेरियंस अ रिलेटेड मेजर टू मेज़र ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो और कोवेरियंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो रिग्रेशन लाइन जो होती हैं उनसे थोड़ा सा हमें कोवेरियंस के बारे में भी, दो अलग अलग वेरिएबल्स एक साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे वैरी कर रहे हैं, ये भी हमें रिग्रेशन के थ्रू पता चलता है. इफ़ वी डिफाइन रिग्रेशन टू स्टार्ट विद, रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश the nature of the relationship between variables, that is to study the functional relationship between the two variables, two or more variables also, and thereby providing a mechanism for predicting or forecasting or estimating or finding the approximate value of any variable. तो किस तरह की पहला स्टेप हो गया, एक्चुअली ये बेस्ड है क्योंकि कोरिलेशन के ऊपर, तो वहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि कैसी रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, और जब पता चल गया कैसी रिलेशनशिप है तो उसके बेसिस पर हम आगे और कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एक वेरिएबल के बेसिस पर दूसरे की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं. यही काम रिग्रेशन में किया जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है कि कोरिलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कोरिलेशन जितना हाई होगा, उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन या फोरकास्ट मिलेगा रिग्रेशन में. कई तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम सीरीज़ आप लोग देख चुके हैं. टाइम सीरीज़ में जो तरीका है आगे की फोरकास्ट पाने का तरीका, यहाँ पर भी रिग्रेशन एनालिसिस में मोर लेस वैसा ही है, उसी तरीके से करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है कि टाइम से रिलेटेड अगर कोई डेटा नहीं है तो भी इसका यूज़ किया जाता है.
कभी कभी अगर कहीं पर मान लीजिए कोई डेटा हमारे पास मिसिंग है, कोई डेटा हमें मिल नहीं रहा है, तो वो कितना उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हो सकती है ये हम जान सकते हैं। लेट अस जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए कि एक क्लास में टेस्ट लिया जाए, क्लास में टेस्ट हुआ फॉर से 2 सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ही ले लें एक तो, और दूसरा अकाउंटिंग ले लेते हैं। अब दोनों ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टैट्स का टेस्ट लिया गया। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 50 बच्चों ने टेस्ट दे दिया, और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कुछ कोई दिक्कत आ गई और टेस्ट था, तो एक बच्चा एब्सेंट हो गया। 49 students are present in accounting, all 50 students are present in the test for statistics. अब हमें ये जानना है कि बिना उस आखिरी बच्चे का टेस्ट लिए, 50वें बच्चा जो एब्सेंट हो गया था उसका टेस्ट लिए, ये जानना है कि अगर वो अपीयर हुआ होता तो करीब कितने मार्क्स आ सकते थे। तो क्या तरीका है, जो 49 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे हम, उनके दोनों टेस्ट के मार्क्स के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे हम, और उसके बेसिस पर जो कोरिलेशन है और जो स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है उसके स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स हैं, इन दोनों का यूज़ करके हम उसके अकाउंटिंग के मार्क्स का एक फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। अब ये फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है? फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये है कि जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा, जो भी कोरिलेशन की वैल्यू हमने निकाली है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू जो निकाली है, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ये मतलब हुआ। और दूसरी चीज़ एक ये भी ध्यान रहे कि आपने जो कोरिलेशन पढ़ा है उसमें कई सारे मेज़र्स वैसे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेजर जो कोरिलेशन के जो मेज़र्स हैं वो हैं द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन बाय कार्ल पियर्सन एंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय स्पीयरमैन। रिग्रेशन में जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो जो इसमें से ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है पियर्सन वाला, उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये हमेशा याद रहे। हम स्पीयरमैन के फॉर्मूले का, स्पीयरमैन के कोएफिशिएंट का यूज़ रिग्रेशन एनालिसिस के लिए नहीं करते हैं। क्यों यूज़ किया जा रहा है, यूटिलिटी क्या है? द डेफिनेशन इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर दैट रिग्रेशन एनालिसिस इज डन फॉर एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग द unknown value of one variable from the known value of the other variable। जितना भी डिस्कशन, ये पॉइंट ऐसे ही क्लियर अभी तक हो चुका है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने बात की है रिग्रेशन के बारे में, उसमें मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की है कि whenever the value of any variable is not known to us, we can make use of the known value of not any other variable but a related variable for finding out or estimating the value of that unknown variable. This is a very useful statistical tool which is used both in natural sciences as well as in social sciences. Statistics है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसका कि हर एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, और रिग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ पाता है हर तरह के सब्जेक्ट में, हर डिसिप्लिन में। जहाँ भी डेटा होगा वहाँ स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए। इन टर्म्स को कभी कभी आपके क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी यूज़ किया जा सकता है, और वैसे भी जब आगे चल कर के आप एक्चुअली बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स को और रिग्रेशन को भी अप्लाई करेंगे तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज नेम्स, दीज टर्म्स एंड व्हाट दे मीन। इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस देयर विल ऑलवेज बी 2 वेरिएबल्स। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल के अलावा हो सकती है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हो सकती है जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, और पार्शियल भी हो सकती है, वहाँ पर भी 2 से ज़्यादा वेरिएबल ही होंगे, और लेकिन यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात हो रही है। 2 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल जो है, या एक वेरिएबल हम मान लें, पहला जिसको भी माने, लेकिन एक उसमें से होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन ऑफ द वेरिएबल्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके लिए 3 और टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, द रिग्रेसर, द प्रेडिक्टर और द एक्सप्लेनेटर। यही वेरिएबल है जो रिग्रेस कर रहा है, यही वेरिएबल है जिसका यूज़ करके हम दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करेंगे, देयरफॉर इट इज़ द प्रेडिक्टर। यही वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्यों आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं एक्सप्लेनेटर। और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू
क्योंकि अननोन है और इस वेरिएबल की वैल्यू नोन है, और इस वेरिएबल के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को का एस्टिमेट करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, इसलिए ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और दूसरा वाला वेरिएबल ऑब्वियसली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो द वैल्यूज़ ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यूज़ ऑफ द सेकेंड वेरिएबल, द अदर वेरिएबल, और जिसे हम नाम दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या रिग्रेस्ड वेरिएबल, द प्रिडिक्टेड वेरिएबल ऑल्सो वी कैन से, और द एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस can be also used to find the value of coefficient of correlation। इससे related numericals भी आपके एग्ज़ाम में आए हैं, तो ये भी हम लोग इस सेशन में तो नहीं लेकिन आगे के सेशंस में देखेंगे कि किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोरिलेशन का इस्तेमाल रिग्रेशन एनालिसिस में किया जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए भी को कैलकुलेट करने के लिए भी हम करते हैं। कुछ चीज़ें जो कंपेयर करने के, ये जब दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों का कंपैरिजन थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, दोनों में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या अलग हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से उनका मतलब क्या है दोनों स्टडीज़ में। तो कोरिलेशन स्टडीज़ जो हैं दे स्टडी द वेरिएशन, सिंपली द वेरिएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स, और द more specifically the covariation. Correlation studies the covariation, how both the variables are moving. कोरिलेशन में हम देखेंगे कि अगर एक वेरिएबल में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो दूसरे में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। तो हाउ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग, कोवेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। Regression on the other hand just tells us about the relative movement in the variables under study, and then it helps predict the value of one variable on the basis of the value of another variable। तो ये तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। कोरिलेशन में केवल दोनों में जो वेरिएशन हो रहा है साथ साथ उसको देखा जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेकंड वाला है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सेकंड पे आप ध्यान रखेंगे, कोरिलेशन में हम कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करते हैं। जब हम कहते हैं कि एक बच्चे के स्टैटिस्टिक्स में इतने मार्क्स आए, जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया था, और दूसरे सब्जेक्ट में अकाउंटिंग में कुछ और मार्क्स आए, या हम कहते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड कुछ इतनी है, दूसरे की डिमांड इतनी है, या डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है, या डिमांड कितना है और प्राइसेस कितनी, इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो, या फिर हमने कहा कि दो वेरिएबल्स हैं, एक है क्रॉप यील्ड है और कितनी रेनफॉल हुई, ये दो वेरिएबल्स ले लें, तो दोनों में से क्या कॉज है क्या इफ़ेक्ट है। कॉमन सेंस ये कहता है कि क्रॉप यील्ड इज़ द इफ़ेक्ट एंड रेनफॉल इज़ द कॉज। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा, अगर रिग्रेशन का क्वेश्चन होगा क्रॉप यील्ड और क्रॉप और रेनफॉल के बारे में दिया जा रहा है, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि 10 साल का डेटा दिया हुआ क्रॉप यील्ड और रेनफॉल का, इस साल इतनी रेनफॉल हुई तो अगले साल क्रॉप यील्ड कितनी होगी। तो क्रॉप यील्ड इज़ द इफ़ेक्ट एंड रेनफॉल इज़ द कॉज। लेकिन साथ ही साथ उल्टा भी पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर लें, फर्टिलाइज़र कितना यूज़ हो रहा है सपोज़, और क्रॉप यील्ड कितनी हो रही है, ये पूछा जाए अगर, तो फर्टिलाइज़र का इफेक्टिव यूसेज जो है वो क्रॉप यील्ड बढ़ा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन इफ़ेक्टिव यूसेज उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कितनी क्रॉप यील्ड होगी, अगर हमें चाहिए कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप यील्ड, तो उसके लिए कितना फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर अब उल्टा हो गया, यहाँ पर एक्चुअली क्रॉप यील्ड जो है वो कॉज की तरह से लिया जाएगा और फर्टिलाइज़र को इफेक्ट की तरह से लिया जाएगा, क्योंकि क्रॉप यील्ड के बेसिस पर हम फर्टिलाइज़र की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कोरिलेशन में तो है ही नहीं। रिग्रेशन में एक्चुअली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप उस तरह से नहीं लिया जा रहा है कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। हम ये मान करके चलते हैं कि जो वेरिएबल हमें मालूम है वो कॉज है और जो वेरिएबल हमें पता करना है वो इफेक्ट है। तो अगर हमें एडवर्टाइजिंग और सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कुछ हमने एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया तो कितनी सेल्स होगी। तो इसका मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज़ द कॉज, सेल्स इज़ द इफ़ेक्ट, जनरेटेड सेल्स इज़ द इफ़ेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक्स सेल्स चाहते हैं तो कितना
हमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो अब सेल्स बिकम्स द कॉज एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बिकम्स द इफेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। कोरिलेशन में हमें इससे मतलब ही नहीं है कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है, लेकिन रिग्रेशन में जो भी चीज़ डिपेंडेंट है वो इफ़ेक्ट है, जो चीज़ इंडिपेंडेंट है वो कॉज है। कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होगी कोरिलेशन के केस में वो प्लस से -1 के बीच में होगी। +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और -1 से छोटा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू। रिग्रेशन के केस में इससे थोड़ा अलग है। द कोएफिशिएंट्स कैन हैव अ वैल्यू हायर देन यूनिटी, लेकिन ज़रूरी ये है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर एक डिफरेंस एक और, यानी कि क्या हुआ कि दो वेरिएबल्स, क्योंकि वहाँ पर हम कॉज इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, इसलिए दोनों केवल एक ही आर की वैल्यू आती है। लेकिन रिग्रेशन में क्योंकि हम कॉज इफेक्ट बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास अगर x और y दो वेरिएबल हैं, x कॉज है y इफेक्ट है, तो हमारे पास एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। लेकिन अगर y कॉज है x इफेक्ट है, तो हमारे पास दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा। तो हर बार दो वेरिएबल्स के केस में वी विल बी हैविंग टू डिफरेंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑल्सो। तो दो अलग अलग रिग्रेशन कोएफिशिएंट होंगे। इन दोनों की इंडिविजुअली वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों ऐसा है ये हम आगे समझेंगे। बट वी शुड रिमेंबर दैट बोथ देयरफॉर कैन बी लेस दैन 1, बट बोथ देन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। 1 जो यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, इग्नोरिंग द साइन। तो ये कंपैरिजन है। अब कुछ और चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देख लें अबाउट रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या करते हैं, अगर हम लोग ग्राफिकल तरीके से यूज़ कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस को, तो एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे अगर हम कर रहे हैं तो केवल कैलकुलेशन से भी काम हो सकता है। वैसे ग्राफ के थ्रू अक्सर हम लोग एक जो ट्रेंड होता है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो फॉर रिग्रेशन एनालिसिस अ ग्राफ इज़ नीडेड टू बी ड्रॉन, और उसके लिए जो आपने कोरिलेशन में पढ़ा होगा स्कैटर डायग्राम, वो पहले बनाया जाता है। स्कैटर डायग्राम के ऊपर फिर हम लोग जो रिग्रेशन लाइंस हैं, और दो अलग अलग रिग्रेशन लाइन होगी। y की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है x के बेसिस पर, तो उसकी अलग लाइन होगी। x की वैल्यू प्रेडिक्ट करना है y के बेसिस पर, तो उसकी अलग लाइन होगी। अगेन वी विल जस्ट नाउ सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि ऐसा क्यों है, दो लाइंस क्यों हैं। लेकिन दो अलग अलग लाइंस बनाई जाएंगी। वी ड्रॉ टू रिग्रेशन लाइंस टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज़ ऑफ x and y variables. The line used to predict the values of y for corresponding values of x is called the regression line of y on x, and the line used to predict the value of x from the value of y is known as the regression line of x on y. तो दोनों लाइंस का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। जो लाइन यूज़ की जाएगी y की वैल्यू निकालने के लिए, वो लाइन x की वैल्यू नहीं बता सकती है एक्यूरेटली। तो ये दो लाइंस हम बनाते हैं। और क्यों ऐसा है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, वाई डू वी रिक्वायर टू डिफरेंट रिग्रेशन लाइंस। जब तक कि परफेक्ट कोरिलेशन ना हो, परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ईदर +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और इट इज़ -1 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर तो परफेक्ट कोरिलेशन है तब तो दो लाइंस नहीं होंगी, लेकिन अ सिंगल रिग्रेशन लाइंस एज मेंशन्ड हियर cannot minimize the sum of the squares of deviations for both the series। दो सीरीज़ हैं इन जनरल x और y सीरीज़ जो होंगी, उन दोनों के जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस हैं। ये मेथड वैसा ही है जैसा टाइम सीरीज़ में लीस्ट स्क्वायर्स मेथड था, वही अप्रोच यहाँ पे भी यूज़ की जा रही है। तो वहाँ जो हम लोग कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर हम स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस को मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक ही लाइन होगी तो एक सिंगल लाइन दोनों के डेविएशंस को मिनिमाइज़ या कैंसिल आउट करने में कैपेबल नहीं हो सकती है। और होगा, अगर ये ऐसा है तो ये तभी हो सकता है जब परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, तब तो सिंगल लाइन हो जाएगी। लेकिन ऐसा नॉर्मल केसेस में नहीं होगा। और जब कम से कम जो सोशल साइंसेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो ऑर्डिनरीली इन सोशल साइंसेज perfect correlation will be rarely found।
परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में हो, एक वेरिएबल में जितना चेंज आ रहा है हर बार उतना ही चेंज आए दूसरे भी वेरिएबल में, चाहे पॉजिटिव साइड में चाहे नेगेटिव साइड में, ये बहुत ही रेयर होगा, नेग्लिजिबल केसेस में ही ऐसा होगा। तो जब भी परफेक्ट नहीं होगा तो हमें इस तरह से दो लाइंस की ज़रूरत पड़ जाएगी। वन रिग्रेशन लाइन विल बी यूज टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द वाई सीरीज, द अदर लाइन विल टेक केयर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द एक्स सीरीज़। तो इस तरीके से हम लोग दो अलग अलग लाइंस का यूज़ करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे कि रिग्रेशन के ऊपर वैसे तो करीब करीब हर साल एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। अगर किसी दिन किसी साल न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है तो ये सबसे ज़्यादा नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, वाई डू वी नीड टू रिग्रेशन लाइंस। और कभी कभी न्यूमेरिकल के साथ भी पूछ लिया जाता है, रिग्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीज़ पूछ ली जाए, ऐसा भी अक्सर एग्ज़ाम में होता है। तो क्यों दो रिग्रेशन लाइंस, इसके आंसर में आप ये लिखेंगे और साथ ही साथ आप ये एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे जो आगे बताया जा रहा है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ परफेक्ट, तो ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी। ये दोनों लाइंस के बारे में एक दो चीज़ें और हम लोग जान लें। जो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं ये दोनों हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये जो दो रिग्रेशन लाइंस हैं ये हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, लेकिन एक बात और अभी से अगर आप ध्यान में रखें, अक्सर ये पूछा जाता है लाइन अगर है तो इक्वेशन भी होगी। तो रिग्रेशन लाइंस के ऊपर जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, अलग अलग मेथड्स हैं, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बताइए, आप रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन की वर्डिंग वैसे यही होगी कि फाइंड दी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो इक्वेशन बनाएंगे, तो लाइन की जो इक्वेशन है और साथ साथ दूसरा जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन वो ये है कि आप ये बताएं कि मीन की वैल्यू क्या है एक्स के और वाई के। सिंपल चीज़ है, दोनों लाइंस जिस जगह पे कट करती हैं उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको मीन की वैल्यू देता है। अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लें, दिस इज़ दी वाई एक्सिस, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस, लेट अस जस्ट एज्यूम दैट दिस इज़ वन रिग्रेशन लाइन, दिस इज़ दी अनदर रिग्रेशन लाइन। तो जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन दी एक्स एक्सिस और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन दी वाई एक्सिस, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स बार की और ये वैल्यू हो जाएगी वाई बार की। तो कैलकुलेट करना कैसे है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, हमें दोनों रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन पता है, दोनों रिग्रेशन लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जो भी वैल्यू एक्स की आएगी वो हो जाएगी एक्स बार की वैल्यू, जो भी वैल्यू वाई की आएगी वो हो जाएगी वाई बार की वैल्यू। सिंपल है, इस तरह से भी क्वेश्चन अक्सर आता है। दूसरी चीज़, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो के जितना पास होगी उतना ज़्यादा ये दोनों लाइंस एक दूसरे से डाइवर्ज होती जाएंगी, उतना ज़्यादा ये दोनों लाइंस एक दूसरे से डाइवर्ज होती जाएंगी। ज़ीरो के जितना पास होगी उतना ज़्यादा ये लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। एक लाइन अगर ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे होगी, इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा, इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा वैल्यू 1 के पास पहुँचेगी, जितना ज़्यादा वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आर की वैल्यू, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू 1 के पास जितना ज़्यादा पहुँचेगी उतना ज़्यादा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पास आती जाएंगी। और जब पास आती जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जैक्टली 1 होगी, +1 एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी, +1 या -1, तो फिर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगी। उस केस में ये एक सिंगल रिग्रेशन लाइन आपको मिलेगी। यही y ऑन x है और यही x ऑन y भी है, एक सिंगल लाइन ऐसे में हमको मिलेगी। तो ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x and y is perfect, negative and or positive, the two regression lines will coincide. The variation in the two series in such cases always increases or decreases by a constant figure. Obviously यही मतलब होता है perfect correlation का।
कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वैसे भी पूछी जाती हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, और इस लिहाज से भी ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने में ये प्रॉपर्टीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। These properties are very important in the case of न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ये याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर जो हम लोग जो एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजमेंट, तो यही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली जो डेप्थ में थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझें। एक चीज़ ये ध्यान रखें कि हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसकी अप्रोच ऐसी नहीं है, हमें डेरिवेशंस वगैरह नहीं हमें चाहिए होते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि उस चीज़ के पीछे क्या है और उसको यूज़ फिर कहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और कैलकुलेशंस में भी वो कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आएंगे। द साइन ऑफ आर दैट इज़ द correlation coefficient, Karl Pearson's correlation coefficient will be always the same as the sign of the two regression coefficients. दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो साइन है और आर की इसका साइन वो हमेशा सेम होता है। दोनों रिग्रेशन, इसका मतलब ये तो इम्प्लाइड हो गया कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हैं वो हमेशा या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। और अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर का कैलकुलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और वहाँ पर अगर आपको ये याद नहीं है तो आप गलती कर सकते हैं साइन निकालने में। बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये बात तो अभी मैंने बोली, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, विल हैव देयरफॉर द सेम एल्जेब्रिक साइन, ईदर बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव। द वैल्यूज़ ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1। ये बात अभी पहले भी बात की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे और इस तरह से अगर आता है तो इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एट मोस्ट ओनली वन ऑफ देम कैन बी ग्रेटर देन 1, नॉट बोथ। और इसके आगे जो हम लोग को देखना है, इससे इन चीज़ों से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस के जो मेथड्स हैं, तो फ्री हैंड कर्व मेथड जो कि पूरी तरह से सेम है, टाइम सीरीज़ में जो हमने फ्री हैंड कर्व मेथड देखा था वैसा ही है, सिंपल वही चीज़ है। लेकिन जो दूसरे जो न्यूमेरिकल वाले जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड द मेथड ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, ये भी जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टाइम सीरीज एनालिसिस का था उसी पे बेस्ड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में कुछ एक मेथड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोनों का अलग अलग यूसेज है, अलग अलग तरह के डेटा के केस में हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। तो आगे के जो सेशंस होंगे इनमें हम इन मेथड्स के बारे में समझेंगे और इन मेथड्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। So till we meet again, thank you.